वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, दुर्योधन को समझाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। पांडवों का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लई है, यह देख पवन मुझ में लई है। मुझ में विलीन झनकार सकल, मुझ में लई है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थ विशाल। भूमंडल भूजल परिधि बन को घेरे है, मेनाक मेरु पग मेरे है। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग है तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग छर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। सतकोटि विष्णु सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जलपति धनेश। सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर बांध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। इसमें एक लाइन आई है, आपने सुनी होगी। वो लाइन क्या आई है, ये ध्यान सुनना। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये बातें आज के परिदृश्य में एमपी के अंदर पूरी तरीके से फिट होती है। अब ऐसा क्यों होता है हिट, आप पहले सुनिएगा बात को ध्यान से, फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे। आप सभी लोगों को यह पता होगा कि काफी लंबे समय से एक चर्चा चल रही थी कि मध्य प्रदेश के अंदर एमपीएसआई की भर्ती कब आएगी। और ये जो मैं कविता बोल रहा था, ये 2016 के एमपीएसआई के पेपर में आया था। थोड़ी बहुत आती, थोड़ी बहुत मैंने देख के बोली है, ठीक है। अब इसमें एक लाइन बहुत अच्छी थी, मैंने बोला जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब इन्हें पता है कि मध्य प्रदेश के अंदर पिछले 2017 के बाद से 7 सालों तक एमपीएसआई नामक भर्ती नहीं आई थी, और बच्चा 2017 के बाद से लगा हुआ था तैयारी में, 18 में तैयारी को से लगा 19 में आएगी, 19 में करा, 20 में करा, 21 में करा, 22 में करा, 23 में की। वो अपने पुराने सिलेबस को निहारता रहा, बार बार पढ़ता रहा, अपने सब्जेक्ट को कंठस्थ करता गया। पर आज ये जो जानकारी आई है, इस जानकारी को आपको समझना भी जरूरी है। आखिर में ये जानकारी है क्या, इसको जरा समझना ज्यादा जरूरी है आप सभी लोगों के लिए। जो बात मैं आपसे यहां करने आया हूं और जो बात मैं आपको यहां पर बताना आया हूं, जितना हमारे पास डाटा आया है इधर उधर से, वो मैं आपको बता रहा हूं कि अब आप ये सोच रहे हो कि अब आप हिंदी इंग्लिश के दम पर और मैथ रीजनिंग और साइंस के दम पर यदि आप एमपीएसआई बन जाओगे, तो ये आपकी जो धारणा है और ये जो सोच है, ये गलत है। अब इसके अंदर जो सिलेबस शामिल हुआ है उसके ऊपर ही बात करेंगे हम। पर मेरे पास 6 स्क्रीनशॉट आए हैं, मैं केवल और केवल इन 6 स्क्रीनशॉट के ऊपर बात कर पाऊंगा, जितना मेरे पास डाटा और जितनी जानकारी आई है वो। अभी तक इन्होंने पहले हमसे ये कहा गया कि 500 एमपीएसआई के पदों पर भर्ती की जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, 500 पे लेते हमें कोई समस्या नहीं थी। अब एक नया सिलेबस आ रहा है, जिसको नियम यह कहता है कि अगर किसी भी भर्ती का अगर सिलेबस आता है तो आपको ये पहले डिफाइन करना पड़ता है। 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने पहले आप बताओ। अब ये क्या करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। ये सितंबर में आप लोगों की लेंगे एमपीएसआई की भर्ती। अभी 8-10 दिन में ये नोटिफिकेशन दे देंगे, बोले ये करना वो करना, और सितंबर में ये लेंगे आप लोगों की भर्ती। और आपको पढ़ने का जो समय मिलेगा वो बिल्कुल ना के बराबर मिलेगा। इस बार का ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस के ऊपर पहले चर्चा करते हैं,
फिर हम आपसे बात करेंगे साथियों। देखो, खंड क के बारे में बताऊंगा, फिर खंड क ख के बारे में बताऊंगा। देखो, पहले ये जो प्रश्न पत्र है इसके ऊपर बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ये देखो, इसमें क्या कहा है, ये वाला जो पेज है अभी आया नहीं है मेरे पास, ऊपर वाला उधर दिखेगा तो मैं आपको बताऊंगा। ये कहा शासन, संविधान और राजनीति, सामाजिक न्याय और विधान। ये 150 अंकों का आएगा। क्या क्या आएगा भाई इसमें? शासन, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय और विधान। अब इसमें क्या क्या चीजें आएगी ये पहले समझ लो। इसमें आएगा भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। फिर कहा संघ एवं राज्यों के कार्य और जिम्मेदारी, संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे, चुनौतियां, स्थानीय स्तर तक की शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसमें चुनौतियां, विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र और संस्थानों के बीच में होता है, संसद, राज, विधायिका, ये पूरा की पूरा ये वाला एक चैप्टर पूछेगा। ये रहेगा 150 नंबर का। ठीक है, अब मैं अगर आगे बढ़ूंगा तो अब इधर वो देखना क्या है भाई, ये बता देता। खंड ख में ये कहा गया आधार, संख्या और सांख्यिकी। ये सांख्यिकी पूछेगा, अंक और उनके संबंध में प्रायिकता पूछेगा। फिर इसने क्या कहा है, आंकड़ों का प्रबंधन, मतलब स्टेट देगा ये आपको, अनुपात, समानुपात, इकाई विधि, लाभ हानि, प्रतिशत छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, क्षेत्र विधि, क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन, तार्किक शक्ति, विश्लेषणात्मक क्षमता और समस्या का समाधान। इसमें इन्होंने एक और चीजें डाली हैं। ये वाला जो सिलेबस है काफी चर्चा में है। पुलिस से रिलेटेड भी लगभग यहां पर 13 पॉइंट दिए गए हैं। वो जो 13 पॉइंट है अभी तक क्लियर नहीं हो पाए हैं कि है क्या क्या। इसमें देखो, लोकतंत्र में पुलिस सेवाओं की भूमिका क्या रहेगी, विकास और उग्रवाद के बीच संबंध क्या होगा, आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले बाह्य राजकीय एवं गैर राजकीय कारकों की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों को उत्पन्न करने में भूमिका क्या है, संचार नेटवर्क, बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे और संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध। ये भी आपके सिलेबस के अंदर इस बार आएगा। तो ये होगा आपका ये 150 का ऊपर वाला पेपर और 150 का होगा हमारा ये नीचे वाला पेपर। ठीक है, तो ये जो टोटल पेपर होगा दोस्तों, ये होगा हमारा 300 नंबर का पेपर होगा। अब ये 300 नंबर का पेपर होगा, ये केवल प्रीलिम्स होगा दोस्तों। इसके बाद में देखो, ये वाला भी देख लो, इधर क्या क्या है, ये खंड ख में क्या क्या आएगा ये भी देख लो। करंट अफेयर्स, खुल जा रहा है भाई, क्यों नाटक कर रहा तू भी, एक तो पहले बच्चों का दिमाग खराब है। अब देखना क्या क्या पूछेगा। करंट अफेयर्स, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास, अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता, संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन, भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, मतलब कुल मिला के पूरा जीएस। एक और नई चीज इसमें समझना क्या कहा है, नवीन तकनीकी जैसे सूचना और संचार तकनीकी, सुदूर संवेदन, अंतरिक्ष, जीआईएस, जीपीएस, जीव प्रौद्योगिकी, नैनो तकनीकी, पुलिसिंग, यातायात, स्थानीय नियोजन, ग्रह एवं क्रीड़ा आदि के क्षेत्र में इनके अनुप्रयोग और परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन का नवकरणीय। तो ये होगा आपका फर्स्ट फेज में। पहले दो जो पेपर होंगे आपके 150 के, 300 के होंगे आपके, दो पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे? दो पेपर होंगे। पर इसमें क्या है कि इसमें इन्होंने क्या रखा है ये भी समझना। ये चीज भी मैं आपको बता देता हूं, इन्होंने रखा क्या इस बार नियमावली में। आज कहां गया ये, जरा देखना। ये तो हमारी अभी जो पहले बताया मैंने वो आपकी प्रारंभिक परीक्षा थी। ठीक है, अब मुख्य परीक्षा जो आपकी चयन परीक्षा होगी वो क्या होगी। चयन परीक्षा में भी 300 अंक होंगे अधिकतम आपके, खंड 1 एवं 2 होंगे, इसमें भी खंड क और क्या होगा, खंड ख होगा। 2 खंड होंगे। अभी जो हमने बात करी है वो प्रीलिम्स की बात करी। अब प्रीलिम्स होने के बाद आपका मेंस भी होगा। अब मेंस में क्या होगा जरा ये देखना। ठीक है, ये मेंस में आपके 2 पेपर होंगे। देखो, ये प्रश्न पत्र योजना, प्रश्न पत्र प्रथम, समय 2 घंटे, अधिकतम 300 अंक, एक खंड 1 एवं 2, और प्रत्येक खंड कितने का रहेगा भाई, 150 अंक का रहेगा। उसमें ये कहा प्रत्येक खंड में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, और ये कहा गलत उत्तर के लिए 1.3 ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे। मतलब इस बार आपका ऋणात्मक मूल्यांकन होगा मेंस के अंदर। एमपीएसआई में जो प्रश्न छोड़ दिए गए हैं उनके लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं होंगे।
ठीक है। द्वितीय प्रश्न पत्र देखो भाई क्या है। समय 2 घंटे 300 अंक, ये अधिकतम 300 अंक रहेंगे, एक कम 2 और खंड कम 150 प्रश्न, 150 अंक के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी अनिवार्य है, गलत के इतने उत्तर कट 1/3 कटेगा। जो प्रश्न छोड़ दिए गए हैं उनके लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं दिया जाएगा। तर्क देखो पूछेगा क्या क्या खंड कम है, तर्क शक्ति और डाटा निर्वचन वस्तुनिष्ठ से पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। जो प्रश्न कैलकुलेटर की अनुमति नहीं होगी, ये अच्छी बात बोल दी इन्होंने। अब पूछेगा क्या क्या, देखो खंड का जो हम आगे बात कर रहे थे, पूरा इतिहास आएगा, भारतीय इतिहास, स्वतंत्रता के भीतर समेकन और पुनर्गठन भी आएगा। मतलब कुल मिला के पूरा की पूरा आपसे हिस्ट्री भी पूछेगा, हिस्ट्री भी पूछेगा और इकोनॉमिक्स भी पूछेगा बेटा आपसे। तो ये जो है मेरे पास आए हैं, पुलिस विभाग में एक स्टूडेंट के माध्यम से ये जानकारी अवेलेबल करवाई गई। उसके पास स्क्रीनशॉट थे तो उसने मुझे भेजे, शायद कि उनके भैया वगैरह है उसमें, उन्होंने ये भेजा है डाटा। तो अभी तक मुझे लग रहा था यार चेंज नहीं होगा, पर ये चीजें होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं साक्षात्कार ये होगा। अंतिम अभ्यर्थी जहां तक 3 गुना संख्या पूर्ण होती है तथा वे समस्त अभ्यर्थी जिन्होंने इस अभ्यर्थी से अधिक या बराबर अंक अभ्यर्थी किए हैं 3 गुना से बड़ी संख्या पर विचार में लाए बिना शारीरिक दक्षता परीक्षा साक्षात्कार करके बुलाया जाएगा। इस चरण में प्रत्येक वर्टिकल और उनके संबंधित हॉरिजॉन्टल आरक्षण श्रेणियों के पृथक कट ऑफ होंगे। भाई पृथक पृथक कट ऑफ अंक होंगे। और ये कहा गया कि आपका 100 अंकों का फिजिकल होगा, 800 मीटर की दौड़ होगी, लंबी कूद होगी और गोला फेंक होगा। तो अभी मेरे पास से जितना आया था डाटा मैंने आपको उतनी जानकारी दी है। मतलब बता रहा हूं मैं, फिर बात करता हूं आपसे मैं। चल अब इधर देखना, द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों को जिन्होंने शारीरिक दक्षता परीक्षण में न्यूनतम अंक अभिप्राप्त किए हैं, जिनके दस्तावेज परीक्षण में अर्हता पूर्ण की है, का व्यक्तिगत व्यक्ति ये साक्षात्कार समिति द्वारा लिया जाएगा। व्यक्तित्व साक्षात्कार 50 नंबर का होगा। तो कुल मिलाकर ये 600, 700 और 750 का ये होगा आपका काम। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं, जो बात आपसे करने वाला हूं, उस बात को पहले समझ लो। ऐसा तो नहीं है कोई सी चीज छूट गई हमसे। यह कहा गया द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा का प्रारंभिक परीक्षा में चयन के बाद, पहले आपकी परीक्षा हो जाएगी, उसके बाद ये जो परीक्षा होगी उसमें आपका चयन होगा। मुख्य परीक्षा 2 अलग अलग सत्रों में आयोजित की जाएगी, जैसा कि अनुसूची 4 क में निर्देशित है। अभी आएगी अनुसूची 4(20) की क अभी आई नहीं है। प्रत्येक प्रश्न पत्र अधिकतम 300 अंकों का होगा, जिसकी अवधि 2 घंटे की होगी। द्वितीय चरण के अंतर्गत शारीरिक माप और ये दिया होगा, ये मैंने आपको बता दिया है क्या होगा इसके अंदर। ये लंबी कूद और ये होगा 100 नंबर का, ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये चीजें पूछेगा, और ये मैंने आपको यहाँ बताया है। और ये पेपर खंड का और खंड ख में बताया मैंने क्या क्या पूछेगा, पूरी सांख्यिकी पूछेगा वो, और इस बार पूरा मैथ्स भी अलग होने वाला है। और ये पूछा है देखो, ये 12 परीक्षा की योजना है। लिखित परीक्षा में ये देखो, लिखित परीक्षा बोल रहा है, सुन लो पहले क्या है। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों का प्रवेश तथा लिखित परीक्षा का परिणाम अंतिम प्रोविजनल होगा। लिखित परीक्षा में सफल होना किसी भी उम्मीदवार का अगले चरण हेतु कोई भी दावेदारी प्रदान नहीं करता है। चलो जो बोला देख लेंगे। सूबेदार उपनिरीक्षक संवर्ग की चयन परीक्षा को निम्नलिखित 2 चरणों में संपन्न कराया जाएगा। प्रथम चरण में प्रारंभिक होगा भाई, प्रारंभिक लिखित परीक्षा है परिशिष्ट 1, और द्वितीय में कहा मुख्य लिखित परीक्षा परिशिष्ट 2, शारीरिक दक्षता परिणाम और ये तीनों साक्षात्कार ये दिया जाएगा। विज्ञप्ति पदों की संख्या से 10 गुना अभ्यर्थियों का चयन मुख्य लिखित परीक्षा के लिए किया जाएगा। प्रारंभिक लिखित परीक्षा में कट ऑफ के बराबर अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को मुख्य लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, भले ही कुल संख्या विज्ञापित रिक्तियों की 10 गुना से अधिक हो। सबको बुलाएगा भाई 10 गुना लोगों को। तो ये इतना लंबी चौड़ी रामायण मैंने अभी आपको यहां पे बताई। कुल मिला के बात यह है कि मैंने ये कहा था कि वर्षोत्तम वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सहधूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। मैत्री की राह बताने को दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। फिर वो बोलते ना कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले बांधने मुझे तो आया, जंजीर बड़ी क्या लाया है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूं हमारे राज्य के जो मुखिया है उनसे
कि आपने 7 साल तक बच्चों को इंतजार करवाया है इस भर्ती के लिए, और आप यहां पर 2 महीने पहले अगर सिलेबस बदलते हो तो यह कैसे संभव होगा कि बच्चा उस सिलेबस में ढल जाएगा। पीएससी जब सिलेबस परिवर्तित करती है, जब आयोग अपना लोक सेवा आयोग जब अपना सिलेबस बदलता है, तो वो 1 साल पहले ही बच्चों को जानकारी दे देता है कि अगले साल आपका सिलेबस चेंज होने वाला है। पर पीईबी ने अभी तक ना ही कोई अपडेट दिया है और ना ही कोई सिलेबस में चेंज की बात कही है। फिर ऐसे में जब सिलेबस चेंज होगा तो मुझे आप ये बताइए, वो बंदा जो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल आपकी झूठी उम्मीदों पर जिंदा रहकर तैयारी कर रहा था, अब वो कहां जाएगा? अगर आपके पास कोई जगह हो तो वो जगह बता दो, हम बच्चों को बता देंगे कि बेटा आप यहां जाओ। अब कुछ बोलेंगे ये तो सबके लिए नया है, माना सबके लिए नया है, पर उस बच्चे का क्या जो पिछले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल से तैयारी कर रहा था और ये सोच रहा था कि अरे ऐसा आएगी आएगी आएगी, वो हर साल एक नई उम्मीदों पर जिया है। अब आप उसके साथ ये सिलेबस परिवर्तित करके बच्चों के साथ छल कपट और धोखा कर रहे हैं। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि यार आप सिलेबस पहले दो, सिलेबस देने के बाद अगर आप बच्चों को लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अन्यथा ये समस्या देगा। तो इसलिए साथियों मेरा तो यही कहना है कि ये जो सिलेबस चेंज हो रहा है, ये मध्य प्रदेश के युवाओं के हक में नहीं है। कोई भी सिलेबस चेंज हो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सब तैयारी करवा सकते हैं, पर बच्चों को 2 से 3 महीने, 4 महीने का टाइम देना चाहिए आप लोगों को। ये टाइम नहीं देंगे, जैसे ही नोटिफिकेशन लाएंगे ना बेटा, उसके 1.5 से 2 महीने बाद ये भर्ती ले लेंगे। क्या करा इन्होंने? 18 तक गधों ने फॉर्म डलवाया इकाई में, व्यापम ने, एमपी पुलिस में 18 तक संशोधन का करा, 12-14 तक इन्होंने फॉर्म डलवाए और साइड इनकी चलती नहीं है, और 12 से ये ले रहे एग्जाम। मतलब 18 से 12 देखोगे आप तो 12 और 12 24 और 25 दिन के अंदर अंदर ये क्या कर रहे हैं, एग्जाम ले रहे हैं। तो यही काम इसमें भी करेंगे। अब ये सिलेबस कब कवर होगा, कब कैसे पढ़ेंगे, इसके लिए विद्यार्थियों के पास कोई जवाब ही नहीं है। और ये काम करने वाला है हमारा व्यापम, और व्यापम की इतनी मनमानी चलती भाई, इतनी मनमानी चलती है, मैं एक ऑडियो बताऊंगा तो आपको रोना आ जाएगा कि किस तरीके से मूर्खतापूर्ण तरीके से बात करता है वो बच्चों से, बिल्कुल अभद्रता के साथ बात करता है, बिल्कुल मुंह पे तो मां बहन की गालियां रहती है, वहां पे जो दल्ले लोग काम करते हैं ना वो। और क्या बोलता है एक व्यक्ति, बताऊं मैं आपको, एक व्यक्ति का यह कहना है कि यार पटवारी में जो 3-4 लोग अगर लग भी जाते, 3-4 लोग अगर लग भी जाते तो बोले यार तुम्हारे बाप का क्या जा रहा था, बोले फर्जीवाड़ा काहे में नहीं होता, सब में होता। मैं आपको एक छोटी सी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाता हूं, आप पहले उसको थोड़ा सा सुनना, ठीक है? बात करते करते मैं आपको सुनाने लग गया हूं। ये मैंने सिलेबस के बारे में बता दिया, अब जिसको जाना चाहे वो जा सकते हैं दोस्तों, आप नहीं रुकोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुना रहा हूं, उस रिकॉर्डिंग को जरा आप ध्यान से सुनना कि आखिर में मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के साथ हो क्या रहा है। ये कल मेरे पास रात में कॉल आया था, बहुत गुंडागर्दी पे है पता है। एक व्यक्ति ने आज मुझे कॉल किया, सुनना बात 16-17 जुलाई की बात थी, लेकिन मैंने बोला महोदय तुम 10 दिन से कहाँ गए थे? बोला मैम हमें नहीं पता था कि मेन कौन है, सर के पास कांटेक्ट करना चाहती थी, आपके पास करना चाहता था व्यक्ति, लेकिन नहीं टच हो पाया, किसी के द्वारा मैसेज भी डलवाया था पर नहीं बता पाया। मैं आपको 2 मिनट बताना चाहती हूँ उसकी पूरी बातें। वो 14 को जब शाम में लिंक ओपन हुआ, 15 को फॉर्म भरने गया साइबर, तो वहां पे पहले से ही वो व्यक्ति हिंदी में पास था 75 से ऊपर, तो मेंस का पहले से ही भर लिया था, लेकिन संस्कृत विषय में पास से फेल हुआ था 74 दशमलव कुछ, तो पिटीशन लगाया था। अब 14,037 उसकी आर्डर थी हमारे वाले ग्रुप में। सुनना, तो बोल क्या रहा जब है। फॉर्म भरा तो उसके सामने स्क्रीन में एक मैसेज आया कि आप पहले से फॉर्म भर चुके हैं, इसके लिए एलिजिबल नहीं है, यदि आपको नाम पता अदर कुछ संशोधन करना है तो आप ईएसबी से संपर्क करें। वो 16 को सैटरडे थी, तो 15 को सैटरडे थी, सॉरी हाँ, तो 15 को ही भोपाल चला गया। 14 को ऐसा किया, 15 को भोपाल चला गया। शनिवार थी, पूरा दिन उसको नहीं आइडिया था कि ऑफिशियल काम में वो लोग बाहर वालों से नहीं मिलते हैं। दिन भर बैठा रह गया कि चला ही गया हूँ तो बैठता हूँ, बैठा रह गया। 6 बजे शाम में एक व्यक्ति आया होगा आईटी सेक्टर से, प्रणीत कुछ नाम है उसका, उसने, ये 2 लोग थे और वो आया, बात किया, 5-6 लोग आ गए, जैसे 6 बजे का समय था निकलने के लिए।
इसने बताई होगी, पूरी हार्ड कॉपी रखा था इसने, स्क्रीनशॉट का फोटो कॉपी निकलवा लिया था 14,037 की ऑर्डर और एक पिटीशन की लिस्ट और एक एप्लीकेशन भी बना रखा था। उनको अपनी बातें बताना चाहा, लेकिन बोल रहा था कि वो लोग इतनी बदतमीजी से बात कर रहे थे कि एक तो हम 2 जन ठहरे, वो 5-6 जन ठहरे और कोई चीज सुनने को तैयार ही नहीं है। वो लोग सीधे कह रहे थे कि तुमने एक फॉर्म जब पहले से भर दिया है तो अब दूसरी क्यों भरोगे। इनने बोला जब हम पास थे सर उसमें भरे हैं, वो तो बात ही अलग हो गई, लेकिन हम जो इसमें पास नहीं है, पिटीशन सबने लगाई है, उसके तहत आए हैं, हमारी ऑर्डर हो गई है। तो उसने बोला कि अलग से तुम लिखवा के लाओ, अलग से वकील करो, तुमको नौकरी 1800 सीधे बोला कि 1800 पट्टी में तुम लोगों ने याचिकाएं लगाई है, उसमें तुमको अलग से विषय का कैसे मिलेगा। लाख रुपए 50,000 रुपए दे के अलग से वकील लगाओ और उससे लिखवा के लाओ सर्टिफाइड कॉपी में कि तुमको इस विषय के तहत एक बार और एग्जाम में एलिजिबल किया जाए, बैठने के लिए फॉर्म भरवाया जाए। बोले सर हम गरीब इंसान हैं, हमारे पैसे नहीं है, तभी तो हम यहाँ की नौकरी के लिए चक्कर काट रहे हैं। तो बोला वो तुम्हारी प्रॉब्लम है और तुम लोगों के जितने जितने जहाँ जहाँ पिटीशन है ना, मैं सबको एक साथ मर्ज करवा के सबको डिसमिस करवाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट तक में डिसमिस करवाऊंगा, तुम लोग के साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं होने दूंगा, सबको डिसमिस होना ही आगे, ऐसा धमकी दिया। प्लस इन्होंने बोला कि सर नहीं, ये कौन बोला? ये वही बोला वहां का टेक्निकल सेक्टर से जो एमपी ऑनलाइन का सर्वर संभालता होगा ना, एसवी का बंदा, उसने ऐसा बोला, डायरेक्ट धमकी। अरे बोल रहा था, बहुत बदतमीजी से बात कर रहा था। फिर तीसरी बात क्या बोला कि तुम लोग के चक्कर में पटवारी का निरस्त होने वाला है एग्जाम, तुम लोग के हा हो हुई में, हमारी क्या कनेक्शन है पटवारी से, नहीं उसका जिस तरह थाट है। फिर क्या बोला इनने कि सर उसमें मतलब कुछ लोग ऐसे वैसे, तो बोला अरे 2-4-10 की नौकरी लग जाती यार, ऐसे उल जलूल तो तुम लोग का क्या बिगड़ता। तो इनने बोला होगा इतना सा नॉर्मली कि सर चाहे सबकी लग जाए, ईमानदारी से लगे, जिस पे क्वालिटी है, जिसके पास मतलब कि उस चीज का अब आपने ये देखा होगा, ये मैंने आपको एक छोटी सी रिकॉर्डिंग सुनाई है। इसमें यह कहना है कि व्यापम का क्या कहना है, व्यापम के जो अधिकारी प्रणीत करके, ठीक है, इसने बोला है, बच्चों ने नाम लिया इसमें, सुनना आप, वो कोई बना हुआ है शायद वहां पे कोई अधिकारी है आईटी में, वो कहता कि तुमने पटवारी में हंगामा करा। बोले 10-15 लोगों ने कर क्या लिया पटवारी में फर्जीवाड़ा, तो बोले तुम बोले पूरी परीक्षा के चक्कर में पड़े हो। बोले 10-15 लग भी जाते तुम्हारा क्या जाता। अरे तो हमारा नहीं जाता तो क्या तेरे बाप का जाता क्या गधे, हमारे नहीं जाता तेरे बाप का जाता क्या। 10-15 भी क्यों लग जाए, वो क्या तेरे जीजा लगते हैं कि तू उनका साला लगता है बे। 10-15 लग जाए, क्यों लग जाए 10-15 भी, एक भी नहीं लगना चाहिए फर्जीवाड़े से। तो ये साला ना ईएसबी ना पूरा दिमाग का दही करके रखा हुआ है। एक तो इसमें कोई दिमाग है ही नहीं, कोई दिमाग नहीं है साला, एक नंबर का अनपढ़ गवार मध्य प्रदेश का ये जो व्यापम बोर्ड है वो, और इसको चलाने वाले तो एक नंबर के महागधे हैं, महागधे हैं। ऐसी हरकतें करते ये बच्चों के साथ में वहां जाते ना, 4-5 लोग घेर लेते हैं और गाली गलौज करते ही। बोले साले हम तुमने ये कर दिया, ये अलग से वकील करो। अरे हमारी योग्यता 1800 का, तो 1800 का वकील करा हमने। ये व्यापम की हरकत है और अभी ये सिलेबस चेंज कर रहा है, वीडियो ज्यादा लंबा बन जाएगा और मैं चाहता नहीं हूं ये ऐसा हो। व्यापम की मार है, झेलना पड़ेगी सबको भाई साहब, क्योंकि मध्य प्रदेश का युवा मौन है। मैं तो कह रहा मौन ही रहो, आप लोग सो जाओ, बहुत सो, बहुत मौज करो बेटा, बहुत मौज मनाओ। पर एक बात मैं जानता हूं, आपने इंदौर को हिला के रख दिया था। 13 जुलाई का जो आंदोलन था ना, अरे पूरा एमपी हिल गया था, पूरा इंडिया हिल गया था। ऐसा ना एक बार व्यापम को हिलाना है यार, व्यापम को। एक तो मेरे को यह समझ में नहीं आता, व्यापम वालों में चेयरमैन की, एग्जाम कंट्रोलर की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है वहां पे। एक तो पेपर ढंग का नहीं बनाते ये साले हूं, ठीक है, पेपर में इतनी गड़बड़ी करते, दूसरा पेपर लीक करवा देते ये, और इनको टेक्निकल नॉलेज तो है ही नहीं कुछ भी वहां पे, ना इनका सर्वर ढंग का काम करता है, ना ही ये लोग जो सेंटर देते वहां पे सेंटर पे अच्छे से कंप्यूटर चलता है। तो ये करते क्या, इनको सैलरी किस काम की दे रहे, किस काम की सैलरी दे रहे हैं इनको। ये ना बैठ के बस केवल ना मक्खन खा रहे, मक्खन, कुछ नहीं कर, ये कुछ नहीं करते। ये सबसे बड़े निकम्मे लोग हैं, मैं तो बोलता हूं पे। मेरी लड़ाई शुरू से व्यापम को लेकर थी और आज भी है और कल भी रहेगी। ये बहुत फर्जीवाड़ा कर रहा, बहुत। अरे यार बच्चों क्या बोला, 10-15 लग भी जाते तो क्या होता, प्रणीत करके कोई बोला है,
व्यापम के अंदर है, ये बच्चे बोलेंगे उस दिन, ठीक है। ये बच्चों ने जो मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है उसकी बात बता रहा हूं मैं। ये बच्चों ने बोला, प्रणीत बोल रहा है कि अगर यार पटवारी में 10-15 लग जाता क्यों? अरे तेरे जीजाजी लगते क्या ये 10-15 लोग, कि तू उनका साला लगता है बे? गधे, बोलने के पहले शर्म आनी है तेरे को। ये ऐसा काम कर रहा है व्यापम, ठीक है। व्यापम चाहता है 10-15 लोग हर बार फर्जी लगे। अरे हमारी सीट में से क्यों लगेंगे यार? क्यों लगेंगे हमारी सीट में से? तेरे जियाजी लगते तो तू देना घर से इनको। ये बिना काम का दिमाग का दही करके रखता है। अभी ये देखना एमपीएसआई में भी ना 2 महीने का टाइम देगा, पूरा सिलेबस बदल के रख देगा। जिसने जो पढ़ा वो जान दो भाड़ में। ये बात है, देख लेना आप लोग, ठीक है, आपके हिसाब से। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत बेटा। ये सिलेबस है, सिलेबस मैंने बता दिया, देख लेना क्या करना है। फोड़ दो बे, व्यापम को बहुत हो गया तमाशा, साला बहुत झेल लिया, इसको उखाड़ के फेंक दो। मैं तो ये कह रहा हूं तो अच्छा यूपी बिहार नहीं है, ये तो अभी तक बच्चे खुद बुलडोजर चला देते इसके ऊपर। क्यों? सरकार तो सुनती नहीं है, सरकार को बच्चों की पड़ी नहीं है। अगर पड़ी होती तो अभी तक आग लग जाती मार्केट में। तुमको मरने के लिए छोड़ा, मरो तुम तो, बस मरो। हम मरेंगे क्या? अब हम मारेंगे इस बार, मरेंगे नहीं, इस बार हम मारेंगे। देखते क्या होगा, आन दो। अभी आ रहा है 3 महीने बाद, मिलेंगे मैदान में सभी के साथ, ठीक है। चलो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।